10 नवंबर साल 1975 जब अमेरिकन सी बॉडी में एसएस एडमंड फिट्जगेराल्ड नाम की शिप 29 क्रू मेंबर्स और करीब 26,535 टन सामान के साथ विस्कोसिन से मिशिगन की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में करीब 5 बजे उसका सामना एक भयानक तूफान से हुआ। तूफान के बाद जब एसएस एडमंड के कैप्टन ने किसी शिप से संपर्क साधने की कोशिश की तो उसका कनेक्शन पास की मौजूद शिप के कैप्टन से हुआ, जिसको एर्नेस्ट ने बताया कि उनकी डेक में पूरी तरह पानी भर चुका है, उनके दोनों रडार खराब हो चुके हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। शाम के 7:10 पर पास मौजूद एसएस आर्थर एम एंडरसन के कैप्टन ने जब एर्नेस्ट से पूछा कि शिप के क्या हाल है तो एर्नेस्ट ने कहा कि वो धीरे धीरे चीजों को हैंडल कर रहे हैं। पर तभी करीबन 10 मिनट बाद सारे शिप्स का कनेक्शन एसएस एडमंड फिट्जगेराल्ड से टूट गया। 729 फीट लंबा यह जहाज गुमशुदा हो गया। एसएस आर्थर एम एंडरसन ने जल्द से जल्द यह घटना डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की, मगर खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू टीम को वहां पहुंचने में करीब सवा दिन का समय लग गया। सवा दिन बाद जब रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची तो उन्हें लाइफ बोट शिप्स का थोड़ा सा मलबा, कई टूटे हुए सामान मिले, मगर शिप्स या उसके क्रू मेंबर्स का कोई भी नामो निशान नहीं था। फाइनली 14 नवंबर के दिन एक एयरक्राफ्ट को एडमंड का शिप रेक मिला और उसी के आसपास सोनार रीडिंग की मदद से 2 और लार्ज रेक्स भी मिले और इस शिप्स के रेक्स मिलने के बाद फाइनली सर्च को खत्म कर दिया गया और 29 के 29 क्रू मेंबर को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। हालांकि जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो बहुत से मेजर कारण सामने आए, लेकिन सबसे बड़ा कोच जो इस शिप को डुबाने के पीछे जिम्मेदार था वो क्या था आप जानते हैं? वेल, कुछ जानकार की माने तो शिप को डुबाने का काम किया था 35 से 40 फीट ऊंची रोग वेव्स ने, जिसके एक के बाद एक टकराने की वजह से शिप के डेक में इतना पानी भर गया कि उसे निकालने का मौका ही नहीं मिला और इससे पहले कि क्रू कुछ कर पाती जहाज के टुकड़े हो चुके थे और वो समुद्र में डूब चुका था। रोग वेव्स ओशियनोग्राफी का एक ऐसा फिनोमिना है जिसे सिर्फ 2011 से 2018 के समय में ही 386 लोगों की जान ली है और जिसको लेकर ये कहा जाता है कि ये रोग वेव्स करीब 10,000 सालों में एक बार आती है। लेकिन काश ये डाटा सच होता, क्योंकि नई स्टडीज की माने तो आज के समय में हर 10,000 में से 3 वेव्स रोग वेव्स ही होती है। पर अब ये सवाल आता है कि आखिर ये रोग वेव्स होती क्या है? क्या ये सुनामी से अलग होती है या सुनामी ही होती है? और अगर नहीं तो ये ओरिजिनेट कैसे होती है? वेल, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि रोग वेव्स आखिर होती क्या है। सपोज करो कि तुम एक बीच पर बैठे हो जहाँ पर एक वेव मैक्सिमम 1 से 2 फीट की होती है। तभी अचानक तुम्हें उन 1 से 2 फीट की वेव्स के बीच एक 20 फीट ऊंची वेव दिख जाए तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? ना तो उसके आसपास कोई ऐसी लेयर है जो उसकी हाइट की है और ना ही कोई दूसरी लेयर है जो उसकी स्ट्रेंथ को मैच कर पा रही है। तो ऐसे में ये वेव्स कहलाती है एक रोग वेव्स। अब एक लाइन में डिफाइन करना हो तो रोग वेव बेसिकली एक ऐसी वेव होती है जो अपने सराउंडिंग वेव से सिग्निफिकेंटली बड़ी हुआ करती है। यानी कि अगर कोई वेव अपनी आसपास की वेव्स के कंपैरिजन में करीब 2 गुना ऊंची है तो उसे रोग वेव का दर्जा दिया जा सकता है। नाउ फॉर एग्जांपल, अप्रैल 2005 में नॉर्वेजियन डाउन क्रूज शिप जब अपने सी वॉइस पे निकली थी तब उसके आसपास करीब 25 से 30 फीट की लहरें उठ रही थी, मगर तभी आउट ऑफ नोवेयर शिप से 70 फीट ऊंची वेव टकरा गई, जिससे उस क्रूज का हल भी डैमेज हो गया था। 7 फरवरी 1933 के दिन पैसिफिक ओशन में गुजरते वक्त यूएसएस रैम्पो के क्रू मेंबर्स ने तो 111 फीट लंबी रोग वेव का एनकाउंटर का दावा किया था, विच वाज ए tallest rogue wave ever encountered at the time. Now, रोग वेव के डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद बहुत से लोग इस बात पर कंफ्यूज हो गए कि रोग वेव और सुनामी सेम ही तो बात है। जरा कंपेयर करते हैं। सुनामी में भी एक्सट्रीमली बड़ी वेव्स होती है और सेम रोग वेव्स में भी। सुनामी भी डिस्ट्रक्टिव होती है और रोग वेव्स भी, और दोनों की स्ट्रेंथ भी किसी नॉर्मल वेव के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा होती है। बट इतनी सिमिलरिटीज होने के बावजूद भी रोग वेव्स सुनामी से बिल्कुल अलग होती है और इसका सबसे बड़ा रीजन है इन दोनों का ओरिजिनेशन। जहाँ सुनामी किसी एरिया में इमर्ज होती है वहाँ टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से समुद्र के ऊपर या नीचे भूकंप आ जाता है, तो वहीं रोग वेव्स के इमर्ज होने के पीछे कोई भूकंप नहीं है बल्कि बहुत से अदर फैक्टर्स शामिल होते हैं, जैसे कि मौसम और उस एरिया के अंडर वाटर डिस्टर्बेंस। एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे साल 1861 में ईगल आइलैंड लाइट हाउस में पहली बार ऑब्जर्व करने से लेकर आज तक कोई नहीं डिकोड कर पाया है। रोग वेव्स को लेकर एक बहुत कॉमन चीज है जो शिप्स और रोग वेव्स की चपेट में आई उन पे लाइफ बोर्ड और बहुत से स्किल्ड और एक्सपीरियंस प्रूफ भी जिंदा नहीं बच पाए, जिस वजह से बहुत से लोग इस बात पर भी शक करते हैं कि कई रोग वेव्स के क्रिएशन की वजह कोई सेम मॉन्स्टर तो नहीं है
अब इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या रॉक वेव्स एक नेचुरल फिनोमिना है या फिर किसी मिस्टिकल क्रिएचर की हलचल का रिजल्ट है? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस। जय हिंद।